आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की इजराइल को आखिरी वार्निंग। इजराइल पर बड़े हमले के लिए ईरान तैयार। अब्दुल रहीम राथर बने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर। अब्दुल रहीम ने की पहले सेशन की सदारत। AIMIM के सदर सदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा वक्फ करने के बाद इमलाक का मालिक अल्लाह। मिथुन चक्रवर्ती का मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान, कहा मैं सभी को काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। वक्फ बिल पर मौलाना मदनी का बड़ा बयान, कहा अगर हिंदू मुस्लिम को बांटा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। PDP के लीडर नवाब जान का बड़ा बयान, कहा नायडू मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल नहीं लाने देंगे। मरकजी वजीर ने वक्फ कानून के गलत इस्तेमाल पर की बात, कहा वक्फ इमलाक को कौमियाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महाकुंभ में दुकान लगाने को लेकर बवाल, अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने। दिल्ली की हवा हुई मजीद जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार। कनाडा में हिंदू अकीदतमंदों पर हुआ हमला, खालिस्तानी हमलावरों ने बरसाए लाठी डंडे। ईरान ने आखिरी बड़ी वार्निंग जारी करते हुए इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल जो सारी हदें पार कर चुका है और जालिमाना पॉलिसी के चलते गजा और लेबनान में तबाही मचा चुका है, वो अब ईरान का रुख करने की सोच रहा था, लेकिन ईरान की धमकियों ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को चेताते हुए कहा है कि अगर वो अपनी शामत नहीं चाहता है तो उसे जंगबंदी की डील फाइनल करनी होगी। रेजिस्टेंस के लड़ाकों की जारी बदले की कार्रवाइयों के बीच ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान की ये धमकी इजराइल पर बिजली बंद कर गिरी है। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़े हमले की धमकी देते हुए उसे आगाह किया था, वहीं अब मसूद पेजेश्कियान की आखिरी वार्निंग ने इजराइल को बुरी तरह हड़काया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के सदर ने इजराइल को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि वो इस जंग को खत्म करके अपनी परेशानियां कम कर सकता है। इजराइल को चेताते हुए पेजेश्कियान ने कहा कि जंग को खत्म करें और जंगबंदी को कबूल करें और हम आपको कम नुकसान पहुंचाने के लिए अपने रद्द अमल को एडजस्ट करेंगे। ईरान के सदर का कहना है कि उसके इत्तेहादियों और इजराइल के दरमियान मुमकिन जंगबंदी ईरानी फौजी ठिकानों पर इजराइल के हालिया हमलों पर तेहरान के रद्द अमल की शिद्दत को मुतासिर कर सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पेजेश्कियान ने कहा कि अगर वो यानी कि इजराइली अपने रवैये पर नजरसानी करते हैं, जंगबंदी को कबूल करते हैं और खित्ते के मजलूम और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद करते हैं, तो ये हमारे रद्द अमल की शिद्दत और किस्म को मुतासिर कर सकता है। ईरान के सदर ने ज़ियोनी हुकूमत के मुजरिमाना और जारहाना इक़दामात का हवाला दिया जो पूरे खित्ते में तशद्दुद और खूनरेज़ी को हवा देने के लिए बनाए गए हैं और मशरिक़ी वस्ता में खुद साख्ता बहरानों के हवाले से अमरीका और यूरोपीय ममालिक के मुनाफिकाना मौक़िफ़ को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममालिक हक़ीक़ी तौर पर जंग और खूनरेज़ी की मुखालफत करते हैं, फिर जंगबंदी की तजवीज़ को वीटो क्यों करते हैं। ईरान की आखिरी वार्निंग सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि उसके अलायंस और खासकर अमेरिका के लिए भी है, जिसने इस जंग की आग में ईंधन का काम किया है। ईरान की इस आखिरी धमकी ने नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी है। देखना यह होगा कि क्या नेतन्याहू जंगबंदी की डील को हतमी शक्ल देने के लिए रजामंद हो जाएगा या इसे नकार कर अपने लिए एक बड़ी खाई खोदेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने नए असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम को उनकी नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी है। बताते चलें कि 80 साल अब्दुल रहीम राथर चरार शरीफ सीट से 7 बार MLA रह चुके हैं। वो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर के अहदे पर फाइज थे। वो 2002 से 2008 तक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। जब महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP और उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस इत्तेहाद NC ने रियासत में हुकूमत बनाई तो राथर ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर 7वीं बार असेंबली इंतखाबात में मुंतखब हुए हैं, बल्कि 1977 से 2014 तक मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर बडगाम जिले के चरार शरीफ हल्के से असेंबली इंतखाबात जीतते रहे हैं। हालांकि 2014 में वो PDP उम्मीदवार गुलाम नबी लोन से इलेक्शन हार गए थे। इसके बाद 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुए। अब 2024 के असेंबली इंतखाबात में राथर ने वापसी की और गुलाम नबी लोन को शिकस्त दी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इंतखाबात हुए और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मुंतखब हुई। अब इस नई हुकूमत और नई अपोजिशन का ये पहला असेंबली इजलास है। AIMIM के सदर सदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों में वक्फ की जायदाद इबादत होती है। अगर कोई अपनी जायदाद वक्फ कर देता है तो उसके बाद उसका मालिक वो खुद नहीं रहेगा, बल्कि वो जायदाद अल्लाह के नाम हो जाएगी। मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से। दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से। ये आपकी पूजा हो जाएगी। और यहाँ पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए। वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता है कुरान शरीफ पढ़ना, ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी।
جو فزیکل فارم میں پرے نہیں کرتے بلکہ اس کو اس پرپس کے لیے دیا جاتا ہے, اللہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے, وہ مسلمانوں کی عبادت ہے, اس کو پوجا سمجھیے آپ. درگاہ ہے, وہاں پہ فاتحہ ہوتی, وہ بھی ایک قسم سے عبادت ہے, پوجا ہے. آپ کا ہو جائے گا ہندو دھرم کا اور یہاں کا ایسا نہیں ہوگا, بتائیے. یہی تو ہم بتا رہے ہیں, نریندر مودی یہ ایک زہر گھول دیے ہیں بھارت کے لوگوں میں. دیکھو یہ ایسا ہے اور ایسا ہے, سب برابر ہے. بی جے پی لیڈر متھن چکرورتی کے حالیہ بیان نے ایک بار پھر ریاست کی سیاست گرما دی ہے. ٹی ایم سی لیڈر کے لوک سبھا انتخابات کے دوران دیے گئے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے متھن چکرورتی نے کہا ہے کہ ہم انہیں کاٹ کر زمین میں گاڑ دیں گے. مغربی بنگال میں آئندہ ماہ 6 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے سیاسی ماحول کافی گرم ہے. حال ہی میں اداکار اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما متھن چکرورتی نے کہا ہے کہ ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم 70% مسلمان اور 30% ہندو ہیں, ہم انہیں کاٹ کر بھاگیرتھی میں پھینک دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے پر سی ایم ممتا بنرجی کچھ کہیں گی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کاٹ کر زمین میں گاڑ دیں گے. انہوں نے بہت غصے سے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تخت بنگال کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ بی جے پی کا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ بھاگیرتھی ہماری ماں ہے, اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم کچھ بھی کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مزدور پیسے لے. اگر آپ ہمارے درخت سے ایک پھل توڑیں گے تو ہم آپ کے درخت سے 4 پھل توڑیں گے. آپ کو بتا دیں کہ متھن چکرورتی نے یہ بیان امت شاہ کے سامنے دیا ہے. متھن چکرورتی کا یہ بیان ٹی ایم سی لیڈر کبیر کے تبصرے کے بعد کیا گیا ہے. لوک سبھا انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مسجدیں گراتے ہیں اور مسلمان آرام سے بیٹھتے ہیں تو آپ غلط ہیں. اگر میں تمہیں بھاگیرتھی میں نہ ڈوبوں تو سیاست چھوڑ دوں گا. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک بڑا بیان دیا ہے. دراصل انہوں نے مرکزی حکومت پر فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی ہے, اگر یہ تقسیم ہوئے تو ملک تباہ ہو جائے گا. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے ذریعے حکومت وقف املاک پر قبضہ کرنے اور ملک کے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ملک نفرت اور تقسیم کی سیاست پر نہیں بلکہ ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں اور عیسائیوں کے اتحاد سے چلتا ہے. دوسری طرف تیلگو دیسم پارٹی یعنی کہ ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کو این ڈی اے حکومت کی بیساکھی قرار دیتے ہوئے مدنی نے کہا کہ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو یہ پارٹیاں جو خود کو سیکولر کہتی ہیں اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گی. مانا جا رہا ہے کہ جمعیت کسی نہ کسی طرح تیلگو دیسم پارٹی کو اس مسئلے پر ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ حکومت پارلیمنٹ میں بل پاس کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے. وقف ترمیمی بل پر بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے اور ایسے میں سیشن سے عین قبل جمعیت نے مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جو اس بل اور یکساں سول کوڈ پر آگے بڑھ رہی ہے. تمام مسلم تنظیموں کا وقف ترمیم بل پر احتجاج جاری ہے. ایسے میں مرکزی حکومت کو بنانے میں شراکت دار رہے ٹی ڈی پی کے لیڈر نواب جان کا بیان سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے سی ایم چندر بابو نائیڈو ایسا کوئی بل پاس نہیں ہونے دیں گے جو مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہو. بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے منعقدہ آئین بچاؤ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے نواب جان نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف سب کو اکٹھا آنا چاہیے اور اسے پارلیمنٹ میں پاس ہونے سے روکنا چاہیے. نواب جان نے مزید کہا کہ چندر بابو نائیڈو کی ہمیشہ سے 2 آنکھیں رہی ہیں, ایک ہندو اور دوسری مسلمان. انہوں نے کہا کہ کسی آنکھ میں مسئلہ ہو تو پورے جسم میں مسئلہ ہوگا. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ترقی کی سمت بڑھ رہے ہیں. تیلگو دیسم پارٹی یعنی کہ ٹی ڈی پی کے سینئر لیڈر نواب جان کے مطابق آزادی کے بعد چندر بابو نائیڈو سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہوا ہے وہ قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو سیکولر ذہنیت کے آدمی ہیں, یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی طرح ہیں. مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی بل وہ منظور نہیں ہونے دیں گے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کرناٹک کے ہبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف جائیداد کو قومیں آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس سے وقف بورڈ لام حدود اختیارات کو ختم کرنے میں تعاون کی اپیل کی ہے. معلومات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرہلاد جوشی نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ریاستی حکومت کو کسانوں کی فکر ہے تو اسے یہ سب ٹھیک کرنا چاہیے, خاص کر ہاویری میں جاری حکم کو واپس لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مرکزی وزیر نے وقف بورڈ پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے اور زمین ہتھیانے کا الزام لگایا ہے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ وقف املاک کے نام پر بہت زیادہ تجاوزات ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقف کے طور پر رجسٹرڈ ان جائیدادوں پر قرض حاصل کرنا مشکل ہے اور انہیں فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اتنے کنفیوژن کے باوجود افسران غیر ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنا RTC چیک کرنے دیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وقف قانون کی آڑ میں اختیارات کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف CM سدرامیا کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا
कि सदारामिया को सोच समझकर बात करनी चाहिए। इसी मामले पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बसुराज मुंबई ने हुबली में कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि सीएम को मुल्क के वजीर आजम के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं है, उन्हें वजीर आजम का एहतराम करना चाहिए। तो वहीं महाकुंभ 2024 में खाने पीने की दुकानों को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गैर सनातनियों को दुकानें लगाने से रोकने की मांग की है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सख्त तबसरा किया है। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर ने हाल ही में कहा था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने के स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इंतजामिया इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करे। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद से कहा है कि यह फैसला फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देने वाला है, वो मुआशरे में नफरत फैला रहा है। उन्होंने इतवार को इंटरनेट मीडिया पर इस हवाले से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, वो चाहते हैं कि मेला अमन सुकून के साथ मुकम्मल हो। अफसोस की बात है कि अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि मेले में कम्युनिटी मखसूस दुकानें कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तनाजुर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत रविंद्र पुरी ने सवाल किया कि हमें मक्का और मदीना जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, हिंदुओं के वहां जाने पर पाबंदी क्यों है। हमारा ताल्लुक रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की सकाफत से है। अगर मुसलमान हमारे मेले में दुकानें लगाएं तो हमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम वहां जाएं। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने एक मुतनाज़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों की तरफ से दुकानें कायम करने की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खाने पीने की अशिया में गंदी चीज़ें मिलाते हैं और ऐसे लोगों की मुसलसल मुखालफत होती रहेगी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी के लीडर नवाब मलिक के दामाद समीर खान का 17 सितंबर को एक हादसे में जख्मी होने के बाद बीते कल यानी कि इतवार को इंतकाल हो गया। नवाब मलिक ने लिखा कि मेरे दामाद समीर खान का इंतकाल हो गया है। इस हादसे से हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए मेरे तमाम तयशुदा प्रोग्राम अगले 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। नवाब मलिक एनसीपी के अजित पवार महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार भी हैं। हादसा कर्ला वेस्ट में लाल बहादुर शास्त्री रोड पर वाक़े केयर टेकर अस्पताल के बाहर पेश आया, जहां समीर खान और उनकी अहलिया नीलोफर 17 सितंबर को मामूल के चेकअप के लिए गए थे। वीबी नगर पुलिस के मुताबिक जो एसयूवी उन्हें लेने आई थी उसने कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया और उन्हें हादसे में शदीद चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने कहा कि पहले ड्राइवर के खिलाफ सिर्फ जल्दी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन समीर खान की मौत के बाद हम एफआईआर में मुनासिब दफात शामिल करेंगे। यह काबिल जमानत जुर्म है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद हम ड्राइवर को बराह रास्त अदालत में पेश करेंगे। वहीं दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले लीडरान का दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। ताज़ा मामले में लक्ष्मी नगर सीट से दिल्ली बीजेपी के लीडर बीबी त्यागी ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी में शामूलियत इख्तियार कर ली है। दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप एमएलए दुर्गेश पाठक ने उन्हें आम आदमी पार्टी की रुकनियत दिलाई है। बता दें कि बीबी त्यागी बीजेपी से कॉरपोरेशन काउंसलर रह चुके हैं और लक्ष्मीनगर सीट से एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। वहीं दिल्ली में आलूदगी से बुरा हाल है। दिल्ली के 13 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली की हवा में कुछ खास सुधार होने के आसार भी नहीं है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के आदादोशुमार के मुताबिक कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने सुबह 7 बजे AQI की सतह 400 से ऊपर रिकॉर्ड की है, जिनमें आनंद विहार 433, वजीरपुर 414, जहांगीरपुरी 413, रोहिणी 409 और पंजाबी बाग 404 शामिल हैं। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली के दीगर इलाके भी AQI के बहुत ज़्यादा ख़राब ज़ुमरे में आ गए हैं। हवा की मयार में कमी मौसमियाती हालात की वजह से है, बशमूल पुरसुकून हवाएं और कम दर्जा हरारत भी है जो आलूदगी फैलाने में रुकावट है। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि EWS ने इतवार को कहा कि मौसमी हालात आलूदगी के फैलाव के लिए इंतहाई मनफी होने के इम्कानात हैं। वहीं महकमा मौसमियात ने अगले कुछ रोज़ तक दिल्ली में धुंध या कोहरे के बारे में खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि बुध तक दिल्ली में कोहरे की घनी चादर देखने को मिल सकती है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे से कम होने की तवक्को है, जिससे आलूदगी की बढ़ती हुई सतहों से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक दर्जा बंदी रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी जारी कर दिया है। GRDP के निफाज समेत मुतादिद इक़दामात उठाए गए हैं। एजेंसी ने आलूदगी के उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वाली तामीराती जगहों, गाड़ियों और सनतों पर जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। एजेंसी ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान आलूदगी कंट्रोल के उसूलों पर पूरा ना उतरने वाले 56 तामीराती और मिसमार करने वाले मकामात को बंद करने का हुक्म दिया है और 597
साइट्स पर जुर्माना आयद कर दिया है। दुरुस्त आलूदगी कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर 54,000 गाड़ियों पर भी जुर्माना आयद किया गया है और मुकर्ररा वक्त की हद से ज्यादा पुरानी 3,900 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। वहीं दिल्ली में पिछले 8 सालों से छठ का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब से केजरीवाल की हुकूमत दिल्ली में आई है, तब से पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस साल भी दिल्ली हुकूमत ने छठ की तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन साथ ही बीजेपी ने इस पर सियासत भी शुरू कर दी है। अब छठ पूजा पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने लोगों को छठ त्योहार मनाने का दावतनामा भेजा है और आतिशी ने कहा कि 2014 में दिल्ली में हुकूमत ने सिर्फ 60 घाट बनाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी ने इस साल भी 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की पूरी मशीनरी छठ बना रही है। पूरे इंतजाम दिल्ली हुकूमत बड़ी शान से कर रही है। बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी छठ माया की तौहीन कर रही है, क्योंकि बीजेपी निजाम में रुकावटें खड़ी कर रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए और शहरी तरक्की के वजीर सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर नई दिल्ली की बीजेपी एमपी बंसुरी स्वराज पर भी हमला किया है। भारद्वाज ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत ने छठ पूजा के लिए तमाम इजाजतें दी हैं और फंड्स मुख्तस किए हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को घाटों पर पहुंचने से रोक रही है। सीएम आतिशी ने बताया कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए 7 नवंबर को आम तातील की मंजूरी दी गई है और आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी को बताऊंगी कि छठ पूजा सबके लिए है, छठ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पूजा होने देनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी ने यूटी में एक बड़ा बदलाव करते हुए सत शर्मा को नया रियासती सदर चुन लिया है। दरअसल 2024 के असेंबली इंतखाबात में टिकट न मिलने के बावजूद उन्हें तंजीम को मजबूत करने के लिए किए गए काम का फल मिला है। असेंबली इंतखाबात में अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद के हक में फैसला दिया, जबकि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने इतवार को पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सत शर्मा को जम्मू कश्मीर का नया सदर मुकर्रर किया गया। साथ ही रविंद्र रैना को पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। सत शर्मा ने 2014 से 2018 तक रियासत जम्मू कश्मीर में पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने 2014 में जम्मू वेस्ट से इलेक्शन भी लड़ा था। वो इंतखाबात जीत गए और बीजेपी पीडीपी हुकूमत में वजीर भी बने थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें साल 2024 में टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद वो एक ईमानदार और मेहनती रहनुमा के तौर पर पार्टी के साथ रहे और तंजीम को मजबूत करने के लिए मुसलसल काम करते रहे। यही वजह है कि बीजेपी की आला क़यादत ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।